Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, now welcome back to your class and this is your Vijay here और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ePathshala के चैनल पे। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर स्टार्ट करना है, जैसे हिंदी में आप परिवहन और संचार बोलते हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है। वीडियो काफ़ी जो चैप्टर्स है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आपको काफ़ी पार्ट्स मिलेंगे इस वीडियो के। तो आप सारे पार्ट्स देखिएगा ताकि आप क्या कहते हैं सारी जो चैप्टर है काफ़ी डीपली आप इसे समझ सके। वीडियो के टोटल 6 पार्ट आने वाले हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का 8 चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। परिवहन और संचार इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्यों है, उसको हम थोड़ा सा बैकड्रॉप हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, देन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो पाएगी कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंशियंट टाइम पीरियड से ही आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत से यात्री, व्यापारी, इवन पुजारी, तीर्थकार, जो जितने भी लोग थे, प्रीस्ट, पिलग्रिम, ट्राइबल्स एंड ट्रेडर्स, ये सारे के सारे लोग बहुत लंबा डिस्टेंस तय करते थे और सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें नॉलेज मिल सके, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सके, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होती है उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे बचने के लिए भी ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करते थे। अब माइग्रेट करने के लिए बहुत अर्ली टाइम पीरियड की मैं बात बता रहा हूँ। उस टाइम पीरियड पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, तो इसलिए इन्हें लंबी दूरी तय करने के लिए पैदल ही अपने खुद के पैरों पर चलकर इन्हें डिस्टेंस को तय करना पड़ता था। तो उस टाइम पे अगर ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस समय पे ये अपने गुड्स हो गए, पैसे हो गए, वैल्यूज़, स्केल, आइडियाज़, इनोवेशंस, इवन बीमारी तक ये एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। तो ये धीरे धीरे मैं बोल सकता हूँ कि ये एक अर्ली टाइम पीरियड था जिसका सबूत हमें कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में और मेसोपोटामिया के बीच में भी दिखने को मिलता है कि जहाँ पर ये लोग व्यापार किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे और मेसोपोटामिया के आसपास के इलाकों में। तो अगर ये लोग ट्रेड किया करते थे तो कहीं ना कहीं हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी होगी। अब चाहे वो ट्रांसपोर्ट शुरुआती समय में पैदल होता हो तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे हमने जानवरों का यूज़ करा था चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। तो ऐसा कहीं ना कहीं अर्ली टाइम पीरियड पे भी दिखाया जाता है जिस समय पे कॉलोनीज बननी चालू हो रही थी। तो उस समय पे ट्रांसपोर्ट ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता था, हम ट्रेड की जो चीज़ें होती थी उसको आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, जो उस समय पे गुलाम होते थे, सोना चांदी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी, उन्हें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लाया जाता था। सो दैट मीन्स बिकॉज दिस चैप्टर इज़ बेसिकली ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सो दैट इज़ वाई ट्रांसपोर्ट एक ऐसा फैक्टर है जो चाहे अर्ली टाइम पीरियड पे लोग पैदल जाके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपॉर्चुनिटी, वैल्यूज़ इन सब को लेते हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लग गया कि ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं एक ऐसी सर्विस है जिसकी वजह से हम लोगों को और वस्तुओं को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट किसी कंट्री का मजबूत होगा तो सिंपल सी बात है वो देश डेवलप्ड होगा। इसलिए ट्रांसपोर्ट पे और कम्युनिकेशन पे सामान को लाने और ले जाने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बेटर करने के लिए इसको इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया। तो पहले ह्यूमन एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था डिफरेंट व्हीकल्स के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके हमने चेंजेस लाए ट्रांसपोर्ट के अंदर और हमने इसे बदला। तो अगर ट्रांसपोर्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी सामान को लेके जाना है तो ज़रूरी नहीं था कि लोग पैदल जाएंगे या एनिमल्स का इस्तेमाल करते हुए पैदल ले जाके इस्तेमाल करेंगे। नहीं, समय बदला, जनरेशन बदली, टाइम पीरियड बदला और हमारे पास सड़कें आई, हमारे पास पानी आया, हमारे पास एयर है एंड देन पाइपलाइन है। ये सारी वो सर्विसेज है जिसके थ्रू हम चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा सकते हैं। ज़मीन है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है
और उसके बाद वाटर है, वाटर के थ्रू हम नाव के थ्रू सामान को लाते ले जाते हैं। एयर के थ्रू एरोप्लेन है, उसके थ्रू है ना, पाइपलाइन के थ्रू हम लिक्विड चीज़ें हैं उनको लाते ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी एक सामान है तो उसे हम कितने टाइप से लाते ले जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का सामान हमें देखने को मिलता है और उसे हमें कितनी जल्दी उसे सर्विस देनी है या कितनी जल्दी हमें दूसरे प्लेसेस पे पहुंचाना है। सो ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर मैटर करती है। सो दैट इज़ वाई हम इस चैप्टर को बहुत इम्पोर्टेंट लेंगे और आप देखेंगे कि एक एक करके इसके पार्ट्स पे हम जाएंगे। और इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ना जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आप लैंड्स के बारे में, पूरे ग्लोबली वर्ल्ड के बारे में समझेंगे, वाटर के बारे में, एयर के बारे में, पाइपलाइन के बारे में। सो बेसिकली पूरा का पूरा इस चीज़ के ऊपर फोकस करा गया है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर। और आप इतना डीपली जाएंगे इस चैप्टर के अंदर जितना आपने कभी सोची नहीं होगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, पर बिफोर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। जैसे सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट की अगर बात कर ले तो ज़्यादातर जो वस्तुएं होती है, ज़्यादातर जो सामान होता है वो हम ज़मीनों से ले जाते हैं। मोस्टली अगर मैं ये कहूँ कि डेली बेसिस पे अगर आपके घर में कोई भी सामान आता है तो 90% हिस्सा उसका जो होता है वो जो ज़मीन होती है, लैंड ट्रांसपोर्ट, उसके थ्रू आपके पास आता है। क्योंकि इसका डेवलपमेंट अगर हम देखें तो इसका डेवलपमेंट काफ़ी टाइम पुराने पीरियड से चल रहा था, जो लगभग 3500 BC के टाइम पीरियड पे हमारे पास पहिए का आविष्कार हो चुका था। क्योंकि इससे पहले सामान को जब ले जाया जाता था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के ऊपर ही सामान लाद के ले जाया जाता था। लेकिन जब व्हीकल को और अच्छा बनाने की शुरुआत हो रही थी, संसाधनों को और अच्छा बनाने की शुरुआत हो रही थी, तो सबसे पहले पहिए बने। पहिए बनने के बाद देन हमने एनिमल्स का इस्तेमाल करना चालू करा सामान को लाने ले जाने के लिए। फिर बोट्स बनी एंड देन धीरे धीरे करते 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 फिर हमने इंजन बनाना चालू करा। ऐसे करते करते रेलवेज़ बनी, देन साइकिल बनी, देन कार बनी, देन एयर ट्रांसपोर्ट बना। तो ऐसे करते करते हमने सामान को और ज़्यादा डेवलप करना चालू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो वैल्यूबल गुड्स हैं जो एक प्लेस पे मिलते हैं, जैसे कि सोना चांदी हो गया है ना, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, या वो सामान जो क्या कहते हैं आपके किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलता है क्योंकि उसकी वेरिएशन या उसका क्लाइमेटिक कंडीशन उस कंट्री की वैसी है, तो इसलिए वो सामान वहाँ ज़्यादा मिलता है। तो उसकी लैंड ट्रांसपोर्ट की वजह से या लैंड जो और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से हम उन सामान को अपने दूसरे प्लेसेस पे ला सकते हैं, दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं। सो अभी अगर आप अपने जस्ट जो खाने पीने की वस्तुएं, जो आपको खाने पीने की वस्तुएं या आपके आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप नोटिस ये करेंगे कि ये सारी की सारी खाने की चीज़ें, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको इंडिया के अंदर नहीं मिलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आप बाहर भी अवेलेबल होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट अच्छा होने की वजह से वो चीज़ आपके पास आ पा रही है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो लैंड ट्रांसपोर्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है। क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। छोटी दूरी तय करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके घरों तक रोड बनी हुई है, क्योंकि आपके घरों तक ना तो रेलवे आ सकती है ना तो एयर ट्रांसपोर्ट आ सकता है ना। तो इसीलिए सूटेबल है छोटे डिस्टेंस के लिए। और उसके साथ साथ ही आप ये देखेंगे कि ये पूरी तरीके से पहाड़ी इलाके में और जो हिली इलाके होते हैं, जो गांव के इलाके होते हैं, वहाँ तक आपको रोड मिलेगी, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे सस्ता संसाधन है जिसमें हमें थोड़ा बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और हम इसे काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसको आसानी से बना सकते हैं, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर रोड ख़राब भी हो जाती है। क्योंकि अगर रेलवे ख़राब होगी, पटरी कोई टूट गई, तो उसे बहुत लंबा समय लग जाता है। आपको रनवे बनाना है एयर के लिए, है ना, एरोप्लेन के लिए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है ना। पाइपलाइन बिछानी है तो उसमें बहुत सारा खर्चा लगता है। पर लैंड ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि आप सड़कें बना सकते हैं, आसानी से कंस्ट्रक्ट की जा सकती है ना। तो अब अगर ज़मीन की बात कर ले, भूमि की बात कर ले, तो उनमें दो टाइप की सड़कें बनती है। एक तो है पक्की सड़कें।
पक्की सड़कें जो आप देखते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से तारकोल से बनाई जाती है। एंड देन दूसरी है अनमेल्टेड रोड, कच्ची सड़कें होती हैं। तो ज़्यादातर आपको यूपी की जो जितने भी गांव होंगे, बिहार के जो ठेठ गांव होंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना, पंजाब, तो वहाँ पे आपको ऐसे रोड मिलेंगे। क्योंकि लैंड ट्रांसपोर्ट है, इसलिए दोनों टाइप के रोड हमें मिलते हैं। दोनों ही आसानी से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि चाहे मेल्टेड रोड हो चाहे अनमेल्टेड रोड हो, दोनों में कोई ना कोई समस्याएं होती ही होती है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे जब बहुत बड़ी वर्षा हो जाती है, कोई बाढ़ आ जाता है, तो बरसात के मौसम में जो सड़कें होती है ना काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। इनकी वैल्यूज़ मतलब इनमें गड्ढे होने लगते हैं और धीरे धीरे क्या कहते हैं दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इन प्लेसेस पे, क्योंकि मिस हैपनिंग काफ़ी ज़्यादा देखी गई है इसके अंदर, है ना। तो इसलिए लैंड ट्रांसपोर्ट की थोड़ी कमियां, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये इसकी कमियां है। अब सड़क अच्छी है या बुरी है वो देश के डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड कंट्री में मैटर करता है। जो कंट्री डेवलप्ड है उनके आप कंट्री में देखेंगे कि बहुत अच्छा लैंड ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है, और जो अभी सिर्फ डेवलपिंग हो रही है तो उनका लैंड ट्रांसपोर्ट आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है। तो इसमें आप ये देखेंगे बहुत अच्छा, मैंने आपको विकिपीडिया से निकाल के आपको डेटा दिया है। अकॉर्डिंग टू 2017 आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट के रोड्स इतने किलोमीटर के हैं और हाईवे इतने किलोमीटर के हैं, और देन उसके बाद ही हमारी कंट्री है, देख सकते हैं आप, हमने रोड्स इतने बनाए हैं, हाईवे इतने किलोमीटर बनाए हैं, और इनसे कम है वैसे तो खैर, लेकिन 2018 के आंकड़े ये 2019 के आंकड़े, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनके क्या कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस वे होते हैं बड़े बड़े, जो विदाउट ट्रैफिक वे वाले होते हैं, है ना, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। अब लैंड ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम ये है कि हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या ट्रैफिक लाइट की प्रॉब्लम होती है, या मैं बोल सकता हूँ वहाँ फुट ओवर ब्रिज की सुविधाएं होती है, वो सुविधाएं हमें बहुत कम देखने को मिलती है। सिर्फ और सिर्फ सिटीज़ के इलाके में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो सड़कें होती हैं उनकी मेंटेनेंस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान दिया गया है, या आसपास कोई कमर्शियल्स बिल्डिंग्स हो या मेन प्लेसेस हो तो वहीं के रोड आपको ठीक मिलेंगे। जबकि आप अगर मेल्टेड रोडों को गाँव के अंदर देखेंगे तो उनके आसपास कोई सुविधाएं नहीं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गई। आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइटें होनी चाहिए सड़कों के साइड में, जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। बैठने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अच्छी ट्रैफिक लाइट्स होनी चाहिए, वो सब आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बुरी बात है जो होनी चाहिए कंट्री के अंदर। एंड देन उसके बाद कंजंक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, भीड़ भाड़, मतलब क्योंकि जिस तरीके से रोड के चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा जा रहा, उनकी लेंथ को बढ़ाया नहीं जा रहा है, इसकी वजह से जो वाहन है, जो हमारे व्हीकल्स हैं, उनकी नंबर ऑफ संख्याएं बढ़ रही है, और जो मैं कह सकता हूँ रोड जो है उनकी मेंटेनेंस के ऊपर या उनकी लेंथ को बढ़ाने से रिलेटेड उन पर फोकस नहीं किया जा रहा है, इसलिए शहरों में भीड़ भाड़ हमें देखने को मिलती है। तो रोड में और हाईवेज़ में बहुत फ़र्क होता है। हाईवेज़ में ट्रैफिक आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो लैंड ट्रांसपोर्ट में जो रोड आ जाता है तो उसमें आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, जो समस्या सबसे बड़ी है। आजकल सभी सरकारें इन समस्याओं से जूझ रही है, जो कहीं ना कहीं इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे कायदे कानून बनाती है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना, है ना, रूल्स को फॉलो करना, नहीं तो चालान ज़्यादा हो जाएगा, और चालान को बढ़ा देना, इन सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज़ द वीडियो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड देयर आर सो मेनी पार्ट्स, वन बाय वन हम सारे देखेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप बताइए, कमेंट करिए, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू योर कमेंट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।